नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिलायंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। रिलायंस ने अपने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके वैल्यूएशंस को देखेंगे कि अभी करंट लेवल्स पे उसके वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके चार्ट को देखें तो अभी करंट लेवल्स की बात करें तो इसका स्टॉक 3110 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर पीछे जाकर देखें कोविड के समय, तो कोविड से पहले इसका स्टॉक 1500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन कोविड की गिरावट में इसका स्टॉक गिरकर लगभग 850 रुपये के आसपास आ गया था। वहाँ लगभग 46% की इसमें करेक्शन देखने को मिली थी। लेकिन कोविड का जो लो था वहाँ से बात करें तो इसने लगातार अच्छी रैली दिखाई है और अब तक लगभग 4 गुना हो चुका है। 270% के आसपास ये रिटर्न दे चुका है, लगभग 3.7x हो चुका है वहाँ से इसका स्टॉक, और अभी ये ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हिस्टोरिकल ग्रोथ भी देखेंगे और साथ ही साथ हम इसके वैल्यूएशंस को भी देखेंगे कि करंट लेवल्स पे इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे, लास्ट क्वार्टर मार्च 24 से। तो मार्च क्वार्टर से अगर बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 4749 करोड़ से घट कर आया है और यहाँ 2% की शॉर्टफॉल देखी गई है। इसका रेवेन्यू 2% से घट गया है। वहीं पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की, तो वो 9% से घटकर 8% हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 21,243 करोड़ से घटकर 17,445 करोड़ हो गया है। यहाँ लगभग 3800 करोड़ के आसपास गिरावट देखी गई है और परसेंटेज में 18% से इसके नेट प्रॉफिट गिर गए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो इसके नंबर्स काफ़ी ख़राब हैं। रेवेन्यू भी 2% से गिरा है और नेट प्रॉफिट तो 18% से डाउन हुआ है। अब हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, जून क्वार्टर 2023 से, तो जून क्वार्टर 2024 में इसके जो रेवेन्यू हैं वो 24,225 करोड़ रुपए से बढ़कर आए हैं और यहाँ 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। और वहीं पैट मार्जिन की बात करें तो वो 1% से घट गए हैं, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट 18,258 करोड़ से घटकर 17,445 करोड़ बचा है। यहाँ 813 करोड़ की गिरावट है। परसेंटेज में देखा जाए तो 4% से इसके नेट प्रॉफिट गिर गए हैं। तो ईयर ऑन ईयर बात करें तो इसके रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट 4% से गिर गया है। तो अगर हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है 12% की। अदरवाइज इसके नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर भी डाउन हुए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके नेट प्रॉफिट भी डाउन हुए हैं और इसका रेवेन्यू भी डाउन हुआ है। तो ओवरऑल बात करें इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को, तो क्वार्टर वन के रिजल्ट तो काफ़ी ख़राब आए हैं। अब हम इसके हिस्टोरिकल ग्रोथ की बात करें कि हिस्टोरिकली इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किए हैं, तो लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसका जो रेवेन्यू है वो 8% की CAGR से ग्रो किया है। लास्ट 5 ईयर्स में इसका रेवेन्यू 10% की CAGR से ग्रो किया है। लास्ट 3 ईयर्स में इसका रेवेन्यू 25% की CAGR से ग्रो किया है। और वहीं TTM में ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो इसका रेवेन्यू 7% से ग्रो हुआ है। तो यहाँ देखा जाए तो 10 ईयर्स में अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स अच्छे नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ 8% के CAGR से ही इसके रेवेन्यू ग्रो हुए हैं। लेकिन अगर 5 साल और 10 साल की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स थोड़े से बेटर हैं। खासतौर से लास्ट 3 साल में इसका रेवेन्यू 25% की CAGR से ग्रो हुआ है, लेकिन वापस से TTM में इसके नंबर्स खराब आ रहे हैं। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसके जो प्रॉफिट है वो 13% के CAGR से ग्रो हुए हैं। यहाँ नंबर्स थोड़े से बेटर हैं। वहीं 5 ईयर्स की लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो इसका प्रॉफिट 12% के CAGR से ग्रो हुआ है। लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो इसका प्रॉफिट 16% के CAGR से ग्रो हुआ है। TTM की बात करें तो इसका प्रॉफिट 7% से अप है। तो प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ भी नंबर्स बहुत अच्छे नहीं हैं। लास्ट 3 ईयर्स में ज़रूर 16% के CAGR से इसके प्रॉफिट ग्रो हुए हैं, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स और 5 ईयर्स में इनका CAGR 13 और 12 का है, जो कि एवरेज नंबर है, बहुत अच्छे नहीं हैं। और वहीं TTM में वापस से इसके नंबर्स ड्रॉप हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हिस्टोरिकली भी कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं आई है इसमें, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा हो चुका है। ये एक ब्लू चिप स्टॉक बन चुका है और यहाँ से बहुत बड़ी ग्रोथ आने की संभावना नहीं है। अब हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो मार्केट कैप 21 लाख करोड़ से ऊपर का हो चुका है। मार्केट कैप वाइज ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है। ये एक ब्लू चिप स्टॉक है और इतने बड़े मार्केट साइज में इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ आना मुश्किल है।
लेकिन आगे चल के अगर फ्यूचर में ये अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग लिस्ट कराते हैं तो वहाँ इनके जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं, जिन सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ आ रही है, वहाँ ज़रूर निवेश की अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन अभी एज ए होल अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ आने की संभावना नहीं है। वहीं करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस इसका 3110 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई इसका 2218 रुपये का है और वहीं 52 वीक लो इसका 2220 रुपये के आसपास है। तो अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो पी इसका 31 का है, लेकिन इसमें क्योंकि ग्रोथ अच्छी नहीं है तो पीजी रेशियो इसका थोड़ा सा हायर साइड है। पीजी रेशियो इसका 2.57 का है, जो दिखाता है कि ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड साइड है। वहीं आरओई की बात करें तो आरओई सिर्फ और सिर्फ 9.23% की है, जो कि काफ़ी ख़राब नंबर है। आरओई इसका बहुत ही कम है। वही डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये थोड़ा बहुत डिविडेंड भी कभी कभी डिक्लेयर करते हैं, तो इसका डिविडेंड यील्ड 0.29% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट भी काफ़ी अच्छा है। रिसेंटली इन्होंने अपने डेट को जरूर कम किया है, लेकिन अभी भी 0.44 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। अभी भी काफ़ी अच्छा डेट है इस कंपनी में। तो ओवरऑल अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे साइड हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ कम है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि एक ब्लू चिप कंपनी है तो यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें कोई बहुत अच्छी चाल भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके स्टॉक प्राइस भी बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं है। और जब तक ग्रोथ नहीं आएगी तब तक इसके शेयर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फिर कंपनी चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितने ज़्यादा प्रॉफिट नंबर्स में चाहे जितने बड़े प्रॉफिट्स हों, लेकिन अगर उनमें चेंज नहीं है, उनमें रेट ऑफ चेंज नहीं आ रहा है, उनमें ग्रोथ नहीं आ रही है, तो एज ए स्टॉक इन्वेस्टर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q1 के रिजल्ट के एनालिसिस को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ। नमस्कार दोस्तों।